अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और इसकी एपिसोड है 15। शुरू करते हैं। बस वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है, मगर इसे छोड़ो, ये बताओ मैविश शहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? इसने बरामदे को हाथ से पीछे कमर पे डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कजन्स थी और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थी। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब खिसक आई। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, उन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की ट्यून ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हसद था ना रश्क, बस वो उकताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ इसने इस्तेहराया सर झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया भी तो वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तवक्का कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेहिस थी ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी व सारी थे और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियां गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया था कि सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई थी। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मजहमल सी आवाज़ें बुलंद हुई। मोबाइल की टॉर्च ऑन हुई। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मध्यम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फ़ारूक, दावर वगैरह को इनकी माओ ने आवाज़ें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फ़ारूक ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ रहा था। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। हर मेज़ पर एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा की कोशिश की, मगर बेसूद। वो हाथ जोड़कर मायूसी से खड़े हुए कह रहे थे। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की टेबल चूंकि बरामदे से बहुत करीब थी, इसलिए वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मैकेनिक को बुला कर लाओ, वो दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बरहमी से डांटते अपने बेटों को दौड़ा रहे थे। इधर उधर भागा तो कोई इधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेजारी फैल गई थी। वो एक कोनी मेज पे टिकाए थोड़ी हथेली पे रखे गर्दन तिरछी किए बरामदे को देखे गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीब ही ताया फुरकान और सलमान साहब खड़े कदरे तासुब से आपस में कुछ कह रहे थे। दफ्तन वो जरा चौंकी। इसने जिहान को बरामदे के जीने चढ़ते देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ़ थे। वो खामोशी से आस्तीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा, निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। इसने सना को आवाज़ दी। वो ठिठक कर रुकी। इसने कुछ कहा तो सना ने ज़रा अजनबे से सर असबात में हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें इसके हाथ में थीं। जिहान के साथ वो सब रख कर फिर कुछ देर वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर को तार उतार रहा था। तब ही ताया फुरकान की निगाह इस पे पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए ज़मीन पे बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की ताक़ुब में सलमान साहब ने भी इसकी तरफ देखा। फ्यूल वाल में कुछ फंस गया है, अभी साफ़ हो जाएगा। इसकी आवाज़ मध्यम मध्यम से हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत, बहुत मुतासिर सी इसके साथ खड़ी इसको काम करते देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर से उधर कर रहा था। चूँकि हर सो अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार ख़वातीन मुड़ मुड़ कर इसी तरफ देख रही थी। माहौल पे छाई बेचैनी ज़रा कम हुई। इसने वापस डाला। इसके हाथों पे कालक लग गई थी। फिर इसने जनरेटर का लेवर खींचा और पीछे को हटाया
तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गई। इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंध आईं। इसने बेख्तियार इन्हें मीचकर धीरे धीरे खोला। सना खुशी और तशक्कर से कुछ कहते हुए चीजें उठा रही थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने इसी के हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो इसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर इसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कदरे दम बखुद देख रहे थे, जरा संभल कर वापस मुड़ गए। वो मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बखेरी थी, इससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्का नहीं की होगी कि जिहान यूं ज़मीन पे बैठकर जनरेटर खोलने लग जाएगा। इसके दिल में एक बेपया सा फ़ख्र जागा। इसकी और यकीनन सना की भी खुद साख्ता सी खफगी अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट थी और इनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में ख़वातीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतज़ाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन खाली खाली सा हो गया था। वो पांचों कज़न्स अब स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी। महविश थोड़ी देर बैठी, फिर अब मैं आराम करूंगी कहकर नज़ाकत से अपना फ्राक संभाले उठकर अंदर चली गई। जिहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतार कर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो इनसे कह भी दिया कि जिहान भाई मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। सच हया आपी, आपके फियांसी हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फियांसी साहब को शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है इनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी तंग कर बोली, और जब फरह भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या ज़रूरत थी भरे मजमा में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे कि तुर्की से यही सीख कर आए हैं। सना के तो तलवों में लगी और सर पे भुजी। इरम आपी बात सुने, समी भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाता, जबकि जिहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा तुर्कश कज़न बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्खर से हंसकर उठ गई। सना ने गुस्से भरी निगाहों से उसे जाता देखा। इरम आपी भी ना हर वक्त मिर्चें ही चबाती रहती हैं। अच्छा जाने दो, इसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ, इसके बाद खाना खाएंगे। इसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थी। लाउंज में सारे मर्द हजरात बैठे थे। जिहान भी इधर ही था। एक सिंगल सोफे पे बैठा वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद कर रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आई। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पे लेटी आंखों पे बाजू रखे महविश नजर आ रही थी। सना दबे कदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट पे महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तंग कर बोली। सॉरी आपी, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। एक तो महविश आपी भी ना, वो ज़रा खफगी से कहती इसके साथ किचन के जाने बढ़ गई। एक दफ़ा फिर लाउंज से गुजर कर वो दोनों किचन में आई थी और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बहुत से कज़न्स ने निगाहों का जाविया मोड़कर इसे देखा ज़रूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था वैसे ही दावर भाई की जानिब मुतवज्जा था। वो दोनों अब किचन में काउंटर से टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धाड़ से दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो जब्त खोकर चलाने वाली महविश थी। लम्हे भर को वो दोनों साख्त रह गई, फिर एकदम से दूर चौखट तक आई।
लाउंज में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सब शशदर से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रखे चला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पार्लर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे इसी धड़ से दरवाज़ा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छा गया था। सबको झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जिहान उठा, दावर फरा, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकूश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। इसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताया, फुरकान और इनके तीनों बेटे झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो सब इसकी मैयत में बाहर निकल गए। ज़रा परेशान से ज़ाहिर चचा और रज़ा भी इनके पीछे लपके। महविश आपी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तखीर से नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखें डुबडुबा गई थी। हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है वो हमें चलने का कहेंगे। इसी पल इसका फ़ोन बजने लगा। इसने मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना, इसने बेबसी से इशारे उचकाए। फिर इसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र ना करना। अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफ़ी सख्त बांधा था, गिरा खुल के नहीं दे रही थी। बिल आखिर परांदा छोड़कर इसने पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती इस तक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर इसने दरवाज़ा खोला। सामने जिहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदरे झिझक कर बोला। स्याह ट्राउज़र के ऊपर आधी आस्तीनों वाली सफ़ेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जिहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी मैं लाउंज में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? इसने ज़रा हैरत से सवालिया आईब्रो उठाई। हाँ वही, तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पर रखा था। इसने फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि इसे एक कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फ़ोन ला कर देगी। मगर अब इसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ। उफ़, तुमने इसे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जिहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। इसने मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं इसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही बहुत डर लगता है। क्यों? वो चौंकी। क्योंकि वो सुरख मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंस दी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुरख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन लेकर आऊँ। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ इसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुस्कुराकर कहता सोफ़े पर बैठ गया और वह बाहर चली आई। ताया फुरकान के लाउंज में सभी मौजूद थे सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमलाल अंदाज से नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाक़ये का तज़किरा जब हया को आते देखा। आओ आओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफ़े पे बैठने का इशारा किया और फिर सोनिया को आवाज़ दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा, सोनिया ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई। नहीं तायाबा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, बस अब सोने ही जा रही थी, वो बेतकल्लुफ़ी से कहती तायाबा के साथ सोफ़े पे आ बैठी। इनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तीखी बातें एक तरफ, ताया फुरकान इससे प्यार भी बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीज़ी पे जहाँ वो दुखी थे वहाँ उन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के, मैं बस ज़रा इरम से फ़ोन लेने आई थी। फ़ोन क्यों? तायाबा बुरी तरह चौंके। साइमा ताई भी ठिठक कर उसे देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है सोचा फ़ोन ले लूँ, वो बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फ़ौरन ही बदल गया था। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली थी। इरम इरम, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। जी अब्बा, वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई, मगर हया को बैठे देख के इसका रंग एकदम से फिक हुआ। हया का फ़ोन इसे वापस दो। ताया ने इसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े ज़ब्त से कहा। जी वो फ़िज़ा को मैसेज करना था तो वो हल्कला गई।
تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد موبائل لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کنا تورنگا نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی، تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ آئی اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے کھاک انجوائے کرنی ہے۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاگ چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبر اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی بیوک ادا جانے سے قبل تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبد الرحمان پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی اے آر پی کو کال کرنی تھی۔ جیہان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھی۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا، ٹھہرو میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے، اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جیہان جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور سمارٹ فون میز پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کے فریج، فریزر، کیبنٹس، ہر چیز کھول کھول کر الا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستا کا پیکٹ، جمے مٹر کا لفافہ، ساسز، سبزیوں کے کھانے سے چند سبزیاں چن لی۔ وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، وہ ابھی تک اپنے سبز فراک پرامدے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا تک بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کٹا کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے شانے اچکائے، مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا، وہ افسوس سے کہتا، پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا۔ اصل میں اس کے فیونسی نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں، اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے اور وہ زمین پہ بغیر آسمان کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی، کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا، ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے خفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتی اور پھر واپس پین میں آ کر گرتی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا، اس نیچ پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جیہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ گردن
तिरछी किए सॉस की बोतल पेन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तंबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इम्कान है कि किसी और के धोखे में इन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब इसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी इससे वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तंबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा इसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तिहा अंगेजी सी महक सारे में फैलने लगी थी। इसकी गुमगश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जिहान? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे इसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद इनकी पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। इसने जैसे झरझरी लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था, तो ये रद्द-ए-अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस इनके अपने नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई इन पर पूरा ना उतरे तो वो इसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वट एवर। वो अब अहली पास्ता के पतीले में कीमा और सास उंडेल रहा था। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसने इसे दम पे रख दिया और सिंक की टूटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो इसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा था। झूठे बर्तन, सब्जियों के छिलके, खाली शापर। वो जल्दी से उठी, मैं कर देती हूँ, प्लीज़ तुम बैठी रहो। जितनी फोहड़ तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूँगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो। वो कदरे खफगी से कहती हुई दोबारा बैठ गई, और वाकई ही इसने 2-3 मिनट में हर चीज़ अपनी जगह पर रख दी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए थे और स्लिप चमका दी गई थी। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया है। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ। तुम सुलेमान मामू को बुलाओ, और उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी, फिर निगाह इसने सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज़ पे रखा था। तुम्हें पता है डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जिहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो संभाजी के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली तो वो हंस दिया। वैसे ये इसके लगाए गए तखमीने से कई ज़्यादा महंगा है। अच्छा, इसे ज़रा हैरत हुई। इतना कीमती फ़ोन क्यों ख़रीदा तुमने? ख़रीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला था। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ, अभी मामू को बुला लाओ। वो टाल गया तो वो शाने उचकाती वहाँ से चली आई। अब्बा का दरवाज़ा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वो वहाँ मेज़ पर प्लेटें और गिलास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए, जिहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रखे बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा इनको देखकर जल्दी से उठी और जिहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था। सो इसने इनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदरे नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को। ये तुमने बनाया है? नहीं, जिहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू ये इटालियन रेसिपी नहीं है, ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। इसको दिल तोड़ने का फ़न आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का फ़न भी आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। इसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ़ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर इसने ये एहतमाम किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि इसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और इसे शायद एहसास हो गया था कि वो इससे ज़रा खिंचे खिंचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमा वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जिहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हाइल बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मज़े का था। मुंह में जाते
آتے ہی گھل جانے والا۔ سلمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کوینیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا، اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جیہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کوینیا ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جیہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کا دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جیہان کو دیکھا اور جیہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج اسپول ہوتا دیکھنے کا تحمل نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دوا تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ آج چپ نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جیہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لاتعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی سے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جویلری بھی نہیں پہنی، ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالش بھر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بالش نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے نگ لگے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستینیں کلائی تک آتی چوڑی دار تھیں، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی ابھی اتری تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ رضا اور ظاہر چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ میوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی ہی یہ ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پر رکھی۔ جیسے بے اختیار اسے ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا، جیہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ ابھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کرہا کر پتھر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا، جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرتے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقاً نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں کے ساتھ اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک حیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اسی روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا، یا دے رہی تھی، بھڑکتا ہوا نیلا زرد تار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے۔ وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیا، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی! اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا۔ ابا!
कि इसकी जानिब पुश्त थी। वो वापस मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने सरसमगी से इसे देखते अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे। याद है जी, वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भोली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट, मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो इसी रुखाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ? वो जरा चौंकी। खुद चलकर देख लीजिए। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफ़ा तो इससे मिल लें, इसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई थी। तल्खी से कहते हुए इसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर जग की जानिब बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ इस रोज़ जिन्ना सुपर की शॉप में मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, इसका तो चेहरा स्लेट की तरह चिट्टा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नकूश छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं? मगर आंखें? वो चौंकी। ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेड की चमकीली तय के बावजूद वो इन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डोली के पास है जी, और इसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डोली ने भेजा है, इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने इसके बढ़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा। इसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? इसने अजनबे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है? इसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं, और आप बूझ लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा इसके मजीद सामने किया। इसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सराहों वाला लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह में डाले पलट गया। इसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमूदार होते पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाती खुद को कंपोज करती हाल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बकानूर बना हाल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिज़ाइनर सूट और ज्वेलरी, मैविश की ननियाली कज़न्स के ग्रुप डांसर्स और पुरतकल्लुफ़ तआम की इश्तहा अंगेज़ खुशबू जो अभी खुला भी नहीं था। आज भी मर्द ख़वातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हाल में मर्द और बाकी आधे हाल की मेज़ों पे ख़वातीन बराजमान थी, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। इनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर मैविश की कज़न्स हर तरफ छाई रहीं। वो आज भी एक अलग थलग कोने में मेज़ पे बैठी रही। इसका दिल स्टेज पे जाकर मूवी बनवाने का कतई नहीं चाह रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने इसे ऐसा एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज़ और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने झरझरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हाल में कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जा ना था। वो वैसे भी इस मेज़ पे अकेली बैठी थी। इसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज़ पे रखे परत से वो डब्बा निकाला और एक फानूस की चकाचौंध रोशनी में अलट पलट कर देखने लगी। वो 1 हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततील डब्बा था। डब्बा बहुत भारी था, ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पर
6 खाने बने थे जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। इसने एक ए पे उंगली रखकर नीचे कवर रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया और इसे नीचे करती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तज्जील लिखे थे। जैसे अमूमन ब्रीफकेस पे 3 ऐसी स्टेप्स लगी होती हैं जो 2-3 जीरो पे खुल जाती है, वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कोई 6 हुर्फी लफ्ज़ सामने लाना थे। पिंकी ने कहा कि इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा हुआ है। इसने डब्बे को अलट पलट कर देखा और लहमा को ठिठकी। इसे ढक्कन की ऊपरी सतह पे कुछ खुदरा हुआ नजर आया था। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें सुकेड़ कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में फिक्रा लिखा था। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। इसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती। इसमें कोई सवाल नहीं था, बस एक सादा सा फिक्रा था। अस्सलाम वालेकुम हया आवाज़ पे इसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पे दुपट्टा डाला। सामने शैला खड़ी थी, स्याह अबाया के ऊपर गहरे सब्ज स्कार्फ का नकाब उंगलियों से थामे अपने अजली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए। वालेकुम अस्सलाम शैला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठें। वो ज़रा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर इनसे गले मिली।